जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आ गए हैं आपके लिए सभी छात्रों। ज्वाइन इंडियन आर्मी कोस्ट गार्ड यानी इंडियन कोस्ट गार्ड में भर्तियां निकली हैं और काफ़ी अच्छी भर्ती निकली है, जिसका फॉर्म 5 दिसंबर से भरा जाएगा 24 दिसंबर 2024 तक। ठीक है, और इसमें किस किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकली है इसके बारे में बताएंगे, और कौन कौन से छात्र इसका फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म कैसे भरना है, क्या सब्जेक्ट होगा और कैसा इसका एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, इस सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बच्चों, जो भी भारत में नौकरियां आ रही हैं, चाहे राज्य की हो चाहे कहीं की भी हो, केंद्र की भी हो, इस चैनल के माध्यम से आपको जरूर पता लगेगी। तो सभी छात्र मेरा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आपको बच्चों बता दें, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड जैसे हमारी इंडियन नेवी होती है और इंडियन आर्मी होती है, इंडियन एयरफोर्स जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसी तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, यानी भारतीय तट रक्षक। तो आप इस फोटो में जैसे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इस फोटो में जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये नाव है और ये इनकी ड्रेस है और कैसे ये समुद्र में चल रहे हैं। तो ये भारतीय तट रक्षक हैं। और भारतीय तट रक्षक बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। ये अभी हाल ही में बनाया गया डिपार्टमेंट है, कुछ सालों पहले ही ये बनाया गया डिपार्टमेंट है। और इस डिपार्टमेंट का काम होता है हमारे भारत के जितने भी तटीय राज्य हैं, यानी तटीय सीमा पर अपनी सेवा देना और उसकी सुरक्षा करना। और आपको बता दें बच्चों, इसमें लगातार हर साल वैकेंसी आ रही है और हर डिपार्टमेंट के लिए इसमें वैकेंसी आ रही है। ठीक है, अभी जो इंडियन कोस्ट गार्ड में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, इसमें अभी आई है असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट। ठीक है बच्चों, असिस्टेंट कमांडेंट एक बहुत बढ़िया पोस्ट होती है इंडियन कोस्ट गार्ड में, और ये एक अधिकारी पोस्ट होती है। इसमें आपको 2 स्टार मिलता है कंधे में। ठीक है, तो आपको बता दें बच्चों, असिस्टेंट कमांडेंट की जनरल ड्यूटी की, टेक्निकल इंजीनियरिंग में भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक की ये वैकेंसी निकली है, जिसको पूरा किया जाएगा 2026 में। यानी 2026 का जो बैच है, इसकी वैकेंसी अभी 2024 में आई है। मतलब आपका सिलेक्शन, आपकी ट्रेनिंग और आपका जो भी प्रोसीजर है करते करते 2026 आ ही जाएगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ने इंजीनियरिंग फील्ड में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से इंजीनियरिंग किया है, उनके लिए ये जो वैकेंसी है वो बहुत कारगर साबित होगी। और यदि आपने बीटेक जैसा कुछ किया है, बीटेक इंजीनियरिंग की हुई है, तो आपके लिए ये वैकेंसी है। ठीक है बच्चों, चैनल को लाइक करें, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इसमें कौन कौन से इसमें वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस की एक यूनिट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। और इसमें जो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट निकली है, ये ग्रुप ए की है, यानी आप गैजेटेड ऑफिसर बनेंगे अगर आप इस एग्जाम को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बच्चों। जनरल ड्यूटी की मैं बात करूं तो इसमें कोई भी कैंडिडेट है वो 21 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और उसके पास एक डिग्री होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, उसके पास एक डिग्री होनी चाहिए और डिग्री के साथ साथ में उसके 12th में मैथ और फिजिक्स जरूर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये ध्यान देना, उसके पास मैथ और फिजिक्स, यानी वो जो स्टूडेंट है वो पीसीएम का पढ़ा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये ध्यान देना। आप अगर जनरल ड्यूटी में जाते हैं, जनरल यानी जीडी में, इंडियन कोस्ट गार्ड में अगर आप जीडी में जाते हैं, तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, यानी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद 12th में आपने मैथ और फिजिक्स को पढ़ रखा हो। ठीक है, तो आपके पास ये होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि आप टेक्निकल में जा रहे हो, टेक्निकल में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक, आप टेक्निकल फील्ड में जा रहे हो, तो आपकी एज होनी चाहिए 21 से 25 साल। और आपको बता दें बच्चों कि जो चीज़ इसमें मांगा है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक, तो यदि आप इस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आपके पास इन बीटेक की ये वाली डिग्री, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। और भी देख लेते हैं इसमें क्या और क्या क्या होना चाहिए। जैसे इसमें बोला है कि शुड होल्ड एन इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन, देखो, नवल आर्किटेक्चर या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर मरीन या फिर ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग या मैकाट्रॉनिक्स में या इंडस्ट्रियल में और प्रोडक्शन और मेटलर्जी डिज़ाइन में या फिर एरोनॉटिकल में या एरोस्पेस में आपके पास इंजीनियरिंग होनी चाहिए। या इसके सिवा इसी इंजीनियरिंग के समकक्ष अगर आपके पास कोई डिग्री है जो भारतीय इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से प्रमाणित है, या जिसमें आपने सेक्शन ए और सेक्शन बी को कंप्लीट कर रखा हो, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं।
इसमें यह भी दे रखा है बच्चों कि अगर आपके पास बीटेक किया हुआ या उसके समकक्ष इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक या इंस्ट्रूमेंटल और इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इसी के समकक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के द्वारा सेक्शन ए और सेक्शन बी में मेंबरशिप प्राप्त है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब जरा देखिए इसका जो और आगे क्राइटेरिया है, आयु छूट भी दी जा रही है। SC ST के लिए 5 साल की छूट दी जा रही है और OBC के लिए 3 साल की छूट दी जा रही है। यानी अगर आपकी एज 21 से 25 वर्ष से ज़्यादा है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर आप SC और ST के क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो 5 साल का आपको आयु छूट मिलेगी, और अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर यानी आप एक गरीब परिवार से हैं तो भी आपको 3 साल का इसमें छूट मिलेगा। ठीक है, तो यानी अब कोई टेंशन की बात ही नहीं है, छूट भी आपको मिल रही है। वैकेंसी देख लेते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में या किस किस कोटे में कौन कौन सी वैकेंसी है। जनरल ड्यूटी की टोटल 110 वैकेंसी है, जिसमें SC के लिए 13, ST के लिए 15, OBC के लिए 38, EWS के लिए 4 और जनरल के लिए 40, टोटल 110 वैकेंसी। ठीक है, इंजीनियरिंग विभाग की बात करें तो टोटल 30 वैकेंसी, जिसमें SC 4 है, ST 2 है, OBC 9 है, EWS नहीं दिया है इसमें, और 15 किसके लिए हैं, जनरल के लिए। तो टोटल जो वैकेंसी निकली है वो 140 पदों के निकली है। और आपको बता दूं बच्चों, अगर आपके अंदर लगन है, मेहनत कर रहे हैं आप, और आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा है, तो हमें एक ही वैकेंसी के लिए लड़ना होता है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि 40,000 वैकेंसी आई है या 4,000 वैकेंसी आई है। ठीक है, आपके अंदर अगर टैलेंट होगा तो आप 140 के अंदर भी वैकेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि इसका और एडिशनल क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से कोर्सेस आपको कराए जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो 5 स्टेज में होगा बच्चों, ध्यान देना। और 5 स्टेज आपके सभी क्वालिफाई होने चाहिए, और इनमें से एक भी अगर आपका जो स्टेज है वो अगर बिगड़ गया तो फिर आपको पूरा नॉकआउट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके 5 के 5 स्टेज आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेज है वो आपका कॉमन एडमिशन टेस्ट होगा, यानी CAT। ठीक है, इसको CAT, इसका पूरा नाम है कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट। अब कॉमन एडमिशन टेस्ट में आपकी एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें आपको MCQ के माध्यम से 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा बच्चों, आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा उसमें इंग्लिश आएगी, उसमें रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, जनरल साइंस और मैथमेटिकल आएगा, और जनरल नॉलेज आएगा। 25-25 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में दिए जाएंगे, और जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा, और पेपर का जो माध्यम होगा बच्चों वो इंग्लिश मीडियम होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पेपर आपका इंग्लिश मीडियम होगा। ठीक है, ठीक है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर विल बी इंग्लिश। ठीक है, और ये इसका एग्जाम पैटर्न है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी होगा, और जैसे ही आप अपना स्टेज 1 पार करते हैं तो स्टेज 1 पार करने के बाद बच्चों आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसको कहते हैं प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द स्टेज सेकंड कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर अपेयरिंग स्टेज सेकंड विच विल बी कंडक्टेड फॉर अ डे। वो एक दिन के लिए आपका स्टेज सेकंड का टेस्ट होगा। ठीक है, जिसको PSB बोलते हैं, और इनके सेंटर है नोएडा, मुंबई, गोवा, चेन्नई, कोलकाता या शिलोंग, गांधीनगर ऐसे। और इसमें क्या किया जाएगा बच्चों, इसमें आपका CBT डबल CBT टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटराइज कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट होगा, और इसके बाद आपको पिक्चर्स दिखाया जाएगा, और पिक्चर्स दिखाने के बाद उस पर डिस्कशन होगा। यानी आप कह सकते हैं कि जैसे NDA और CDS में इंटरव्यू होता है SSB का, कुछ वैसा ही होगा, लेकिन उससे थोड़ा सा आसान होगा। ठीक है, आपके बोलने की क्षमता और किसी भी चीज़ को डिस्कस करने की हिंदी या इंग्लिश में जैसी आपकी क्षमता हो वहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपका क्या होगा, कैंडिडेट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और अलॉटमेंट ऑफ सेंटर होगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है स्टेज थर्ड में क्या होता है, फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, और जिस बोर्ड से आपने इंटरव्यू दिया है उस बोर्ड से आपकी एक मेरिट बनेगी, इंटरव्यू होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, और अगर ये भी आप पार करते हैं तो चौथा आपका है फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपकी पूरी बॉडी चेकअप की जाएगी, और जो भी एक मेडिकल स्टैंडर्ड होता है इंडियन कोस्ट गार्ड का, वो क्राइटेरिया में आपको मेडिकल पास होना पड़ेगा। देखिए बच्चों, वर्दी वाली जो पोस्ट होती है, बेल्ट वाली जो पोस्ट होती है, उसमें तो आप ये मान के चलिए कि मेडिकल अच्छा होता है, इसलिए आपको मेडिकल फिट भी होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद स्टेज 5 आता है आपका इंडक्शन,
द कैंडिडेट हु क्लियर स्टेज 4 एंड स्टैंड इन ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट। स्टेज 4 के बाद अगर पूरा ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में आप आते हैं तो आपको फिर ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं इंडियन नवल एकेडमी एजीमाला फॉर नवल ओरिएंटेशन कोर्सेज। वहाँ पर आपको एक कोर्स कराया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग देने के बाद फिर आपको बतौर अधिकारी बनाया जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट है आपके एग्जाम के फॉर्म भरने की 27 दिसंबर 2025, यानी 27 दिसंबर 2025 तक आपका फॉर्म पूरी तरीके से भर जाना चाहिए। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए बच्चों क्या करना है आपको, फॉर्म भरने के लिए ये जो लिंक है इस पर आपको जाना है joinindiancoastguard.cdac.in, और इस पर जो भी ऑप्शन आएगा, जो भी फॉर्म आएगा उसको भरना है आपको। ठीक है बच्चों, ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, देखिए जो आपको अगर आप सेकंड स्टेज के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको जो डॉक्यूमेंट रखने हैं वो 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएट का, ठीक है, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट ओरिजिनल रखने हैं आपको। आपका कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है वो भी रखना है, एनओसी लेनी है अगर आप कोई सर्विंग कैंडिडेट हैं। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है। और थोड़ा सा इसका मेडिकल क्राइटेरिया भी देख लेते हैं, थोड़ा सा फीस देख लेते हैं। इसका फीस इसका है 300 रुपये, जो आपको अपने क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इसका मेडिकल क्राइटेरिया देख लेते हैं बच्चों कि मेडिकल क्राइटेरिया इसका क्या होता है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे, हाँ, स्टेज 4 देखिए, स्टेज 4 में क्या बोल रहा है, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आपको अपने एडमिट कार्ड का ई प्रिंट आउट निकालना है, ओरिजिनल फ़ोटो आईडी लेनी है। ठीक है, ओके, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हाइट आपको मांगी गई है। असिस्टेंट कमांडेंट जीडी और टेक्निकल दोनों के लिए आपकी कम से कम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और 157 सेंटीमीटर के हिसाब से आपका वजन भी होना चाहिए। वजन अगर आपका 10% ज़्यादा है या 10% कम है तो एक्सेप्टेबल होगा। छाती आपकी 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, और सुनने की अच्छी क्षमता होनी चाहिए आपकी। ठीक है बच्चों, और इसके बाद देखिए आँख की आपकी क्या है, अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जा रहे हैं जीडी में तो 6/6 होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान देना। और बिना, अगर आप चश्मा लगाते हैं तो बिना चश्मे के आपका 6/9 होना चाहिए, और जब आप चश्मा लगा लेते हैं तो चश्मे के बाद 6/6 लगाते हैं, यानी वो लोग, वो स्टूडेंट जो चश्मा लगाते हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। असिस्टेंट कमांडेंट टेक्निकल के लिए 6/36 और 6/6, यानी 6/36 भी जिसका है ना उसको भी लिया जाएगा, और चश्मा लगाने के बाद आपका 6/6 होना चाहिए। ठीक है, आपकी बॉडी में कोई टैटू नहीं होना चाहिए। देखिए साफ साफ लिखा है, परमानेंट बॉडी टैटू आर नॉट परमिटेड, यानी किसी भी प्रकार का अगर परमानेंट टैटू है तो उसको हटवा लीजिएगा, और उसको जो है अपनी बॉडी से हटाकर आप, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सेना में टैटू मान्य नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी इसकी अपडेट, और आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली अपडेट के लिए जय हिंद, जय भारत।